हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज वैसे तो देखा जाए तो बाकी सारे चैप्टर्स का एक बेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में परसेंटेज के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, इसलिए परसेंटेज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है। परसेंटेज के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जहां से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए परसेंटेज चैप्टर क्योंकि अपने आप में एक लेंथी चैप्टर है, एक ब्रॉड चैप्टर है, तो हम इसे अगेन डिफरेंट लेक्चर्स में आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए आज परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के रिगार्डिंग जो बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्मेट हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। क्लियर? अब हम चैप्टर को क्वेश्चन वाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि परसेंटेज के रिगार्डिंग जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के परसेंटेज की वैल्यूज आपको डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज याद होनी चाहिए, ताकि आप उन्हें डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। ओके, जैसे सिंपल वे में अगर हम बात करें 33 होल्स 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज 1/3, जिसके थ्रू सॉल्व करना ज्यादा आसान है। 66 होल्स 2/3% कितना होता है, दैट इज 2/3। अगर 20% की बात करें तो 20% होता है 1/5। अगर 5% की बात करें तो दैट इज 1/20। इस तरह से कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज की वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्टली अगर याद हो तो सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। जैसे 14 होल्स 2/7%, इसकी वैल्यू कितनी है, अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो दैट इज 1/7। ऐसे ही कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज की वैल्यूज को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। जो अगर याद करना मुश्किल हो तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें जब ऐसा कोई परसेंटेज की वैल्यू आए तो उसे उसी स्टेज पर याद भी करते चलिए। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू आएगी तो उसे यूज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे अब हम स्पेसिफिक टर्म्स की तरफ मूव कर रहे हैं। परसेंटेज का चैप्टर है तो परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग तो पता होना ही चाहिए। जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज की वैल्यूज आइडेंटिफाई करना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ओके, जैसे आपसे कहा गया 24 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसे परसेंटेज में बदलना है। 24 कितना परसेंट है, तो ये प्रतिशत में बदलना कहलाता है, चेंज इनटू परसेंटेज। तो जब भी हम किसी नंबर को परसेंटेज में बदलते हैं तो इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1/100% प्रतिशत, शत मीन 100, प्रति मतलब 1, तो 1/100 को ही हम परसेंटेज कहते हैं। 1/100 इज परसेंटेज, दैट मीन्स 1/100 ही प्रतिशत होता है। तो यहां अगर आप ध्यान दें तो 24 इंटू 100 इंटू 1/100, यही वैल्यू तो है ये, तो 1/100 की वैल्यू मतलब परसेंटेज, और 24 इंटू 100 का मतलब 2400, दैट मीन्स 24 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर 2400% हो जाता है। ओके, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना हुआ, और प्रतिशत ज्ञात करना, परसेंटेज फाइंड करना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज फाइंड करने के लिए कहा जाता है, ना कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। और फाइनली अगर आप देखें तो 24 के साथ हमने किया क्या, 24 को 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का साइन लगा दिया। दैट मींस किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देने पर वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज फाइंड कैसे किया जाता है। देखिए, परसेंटेज फाइंड करने की जब भी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। पहला, जिसके बारे में पूछा जा रहा है परसेंटेज, दैट मींस जिसके बारे में पूछा गया है, आस्क्ड अबाउट, जिसके बारे में पूछा जाए उसको रखते हैं ऊपर। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए डेफिनेटली इस नंबर को किसी ना किसी नंबर से रिलेट करके परसेंटेज निकालना होता है। तो जिस नंबर से इसे रिलेट करना है उसे रखते हैं नीचे, रिलेटेड टू, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये वैल्यू परसेंटेज को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, इस तरह से प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए, आस्क्ड अबाउट, उसको ऊपर रखेंगे, जिससे रिलेट करना है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देने पर परसेंटेज हो जाता है। क्लियर?
जैसे आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में अपना मार्क्स का परसेंटेज निकालते थे। अब आप अपने मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते थे? मान लिया किसी स्टूडेंट को 600 मार्क्स का एग्जाम था, दैट मींस मैक्सिमम मार्क्स हो गया। इसमें से स्टूडेंट को मिले सपोज 384 मार्क्स, ये उसके ऑब्टेन मार्क्स हो गए। ऑब्टेन मार्क्स, इतने मार्क्स उसको मिले। अब अगर इसका परसेंटेज बताना हो, 600 में से 384 नंबर उसे मिले हैं, तो उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले अगर उसे फाइंड आउट करना हो, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम किसका परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं? जो उसको मार्क्स मिले हैं वो कितना परसेंटेज आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब पूछा किसके बारे में गया है? जो उसके मार्क्स हैं ये कितना परसेंट है ये बताना है। इसका मतलब इसके बारे में पूछा गया है, दैट्स व्हाई 384 को रखेंगे ऊपर। अब 384 कितने में से मिले हैं, दैट मींस किससे रिलेट करना है? 600 से, दैट्स व्हाई हम 600 को नीचे रखते हैं और परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इनको 100 कर दीजिए। ये परसेंटेज फाइंड करने का तरीका होता है, हम छोटी क्लासेस में ऐसा करते थे। ओके, डबल जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 6 36, 6 4 24, दैट मींस 64% मार्क्स उस स्टूडेंट को मिले होंगे। क्लियर? तो इस तरह से परसेंटेज को फाइंड किया जाता है। तो परसेंटेज फाइंड करने के रिगार्डिंग जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें आपको दो बातें फाइंड करनी होगी, क्वेश्चन के अंदर से आइडेंटिफाई करनी होंगी, पहचाननी होंगी। पहला, किसके बारे में पूछा जा रहा है, और दूसरा, इसको किससे रिलेट करना है। यही हमारा परसेंटेज फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके थ्रू हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब परसेंटेज के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेट two numbers are respectively 20% and 25% less than the third number. How much percent less is the second number than the first number? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि दो नंबर्स एक थर्ड नंबर से रिस्पेक्टिवली 20% और 25% छोटी। हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो नंबर्स फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ही नंबर एक तीसरे नंबर से रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। दैट मींस फर्स्ट नंबर 20% लेस है और सेकंड नंबर 25% लेस है। किससे? थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर से ये 25% कम है और थर्ड नंबर से ये 20% कम है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। क्लियर? अब आगे कहा गया है कि सेकंड नंबर, हाउ मच परसेंट लेस इज द सेकंड नंबर देन द फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगर हमें थर्ड नंबर की वैल्यू पता हो तो इन दोनों नंबर्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। परसेंटेज के केस में अगर हमें कभी परसेंटेज की वैल्यू ही आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा हो और इन दोनों नंबर को एक थर्ड नंबर से रिलेट करके क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहा गया है, दैट मींस हम थर्ड नंबर को अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टर्म्स में कंसीडर करके सॉल्व करना क्योंकि ज्यादा आसान होगा, इसलिए हम यहाँ नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमने थर्ड नंबर को अपनी तरफ से 100 कंसीडर कर लिया। लेट थर्ड नंबर हमारा 100, कुछ भी लिया जा सकता है रिमेंबर, लेकिन नंबर ऐसा कंसीडर कीजिए जिनका 20% और 25% आप आसानी से निकाल सकें, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि यहाँ नंबर ऐसा लिया जाए जिसके थ्रू 20% और 25% को आसानी से निकाला जा सके। अगर थर्ड नंबर हमारा 100 है तो इससे 25% कम, 100 का 25% 25 कम कर देना 100 में से, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? 75। हमारे लिए सेकंड नंबर की वैल्यू 75 हो गई। आगे फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर भी थर्ड से ही रिलेटेड है, इससे 20% कम, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 100 से 20% कम करने का मतलब 20 कम कर दिया, कितना रह जाएगा? 80। दैट मींस हमारे लिए फर्स्ट नंबर की वैल्यू 80 हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंट लेस इज द सेकंड नंबर देन द फर्स्ट नंबर। दैट मींस सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपके क्वेश्चन में लेस या मोर, कम या ज्यादा, ये टर्म्स यूज किए जाएं, ग्रेटर या स्मॉलर, ग्रेटर या फिर स्मॉलर, लेस और मोर, कम ज्यादा छोटी बड़ी, ऐसा कोई भी टर्म अगर यूज किया जाता है क्वेश्चन में तो इसका मतलब हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? हमसे डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है, अंतर कितना है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अंतर के बारे में पूछा गया तो दोनों नंबर्स का अंतर कितना है? 80 और 75 का डिफरेंस इतना हो जाएगा। क्लियर? इसके बारे में तो पूछा गया, आस्क अबाउट ये हो गया जिसके बारे में पूछा गया। अब इसको रिलेट करना है, उसे रखेंगे नीचे। किससे रिलेट करना है? तो आपको क्वेश्चन था हाउ मच परसेंट लेस इज द सेकंड नंबर देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट छोटा, तो किससे?
सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से, दैट मीन सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। किससे? फर्स्ट नंबर से, इसलिए फर्स्ट नंबर को हम नीचे रखेंगे क्योंकि इससे रिलेट करके हमें परसेंटेज आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज की जो वैल्यू है वो हमारी इतनी होती। अब परसेंटेज फाइंड करना है तो इंटू 100 कर दीजिए, ये वो वैल्यू है जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए 80 माइनस 75 इज 5 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर दैट इज 4 एंड 5 5 से 25 डिवाइडेड बाय 4 तो 6.25% क्या है ये? लेस। इसका मतलब इतना परसेंट कम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था क्या? हमारा क्वेश्चन ये था कि दो नंबर्स एक थर्ड नंबर से रिस्पेक्टिवली 20% और 25% छोटी हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट छोटा है। तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट छोटा है आइडेंटिफाई करने के लिए, छोटा या बड़ा, तो इसका मतलब डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस लिया। ओके, किससे? फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट को नीचे रखा, इंटू 100 कर दिया, दैट्स द वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज। इसका मतलब सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 6.25% छोटा है, कम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्क्ड to multiply a certain number by 3/5, but he multiplied the number by 5/3. Find the percentage error in the product of the student. Okay, क्वेश्चन हिंदी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हिंदी में इसका मतलब हुआ कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या की 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु विद्यार्थी ने संख्या की गुणा 5/3 से कर दी। तो क्योंकि जिस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था उससे गुणा करने की बजाय किसी दूसरी संख्या से गुणा कर दी गई है, तो गुणनफल में अंतर आया होगा। तो क्वेश्चन है कि उसके गुणनफल में कितने प्रतिशत अंतर आया। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था कि किसी संख्या को, एक नंबर है जिसे कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है स्टूडेंट्स? दैट इज 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था। अगर स्टूडेंट 3/5 से नंबर की मल्टीप्लाई करता तो ये उसका एक्चुअल प्रोडक्ट होता, वास्तविक गुणनफल उसका ये होता। परंतु स्टूडेंट ने नंबर का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? स्टूडेंट ने नंबर का मल्टीप्लाई 5/3 से कर दिया। करना था इससे, कर रहा है इससे, तो इसका मतलब जिस नंबर से करना था उसकी बजाय किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की वैल्यू गलत आएगी। इसका मतलब ये गलत प्रोडक्ट है, ये गलत है। ओके, हमारा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ने जो गलती की है वो कितना परसेंट है, ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर? तो अब अगर हमें नंबर की वैल्यू एक्चुअली दे दी जाती कि वो नंबर था क्या जिसको 3/5 और 5/3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता। तो ऐसे केस में उस नंबर को दिया तो गया नहीं, तो हम अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत पड़ती हो और क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट एप्लीकेबल होता हो, वो ये कि क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए ना कहा गया। ओके, क्वेश्चन में कहीं भी कोई स्पेसिफिक नंबर जोड़ने या घटाने के लिए ना कहा गया और फाइनली आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई, तो ऐसे केस में इनिशियल वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कीजिए, फाइनल आंसर सेम आएगा। ओके, आप अपने नंबर को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं ना। ऐसे में अब नंबर ऐसा लिया जाए जो सॉल्व करना आसान, तो सॉल्व करना आसान कैसे हो सकता है? नंबर को हमें यहाँ 5 से भी डिवाइड करना है और इस केस में उसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है। अगर नंबर 5 और 3 दोनों से पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वैल्यू हमारी होल नंबर आएगी और होल नंबर की वैल्यूज को सॉल्व करना आसान होता है। इट मींस हमें नंबर ऐसा लेना चाहिए जो 5 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब 5 और 3 इन दोनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल नंबर कौन सा हो सकता है? इनका एलसीएम, और ये कितना होता है? 15। दैट मींस हम नंबर को अपनी तरफ से कितना कंसीडर कर सकते हैं? हम नंबर को 15 कंसीडर कर सकते हैं, जिसके थ्रू सॉल्व करना आसान हो जाए। क्लियर? अगर नंबर को आपने 15 कंसीडर किया है तो फिर उस 15 के साथ 5/3 की मल्टीप्लाई करने पर जो एक्चुअल 3/5 की मल्टीप्लाई करने पर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 9। ठीक इसी तरीके से अगर आप नंबर को अपनी तरफ से 15 कंसीडर कर रहे हैं तो स्टूडेंट ने क्योंकि नंबर की मल्टीप्लाई 5/3 से कर दी है तो उसका प्रोडक्ट कितना आया होगा? 25। अब अगर आप ध्यान दें तो नंबर को 3/5 और 5/3 से डिवाइड करने पर हमारे होल नंबर्स की वैल्यूज आ रही हैं जिनके थ्रू सॉल्व करना आसान होगा। क्लियर? इसीलिए जब भी
मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में फ्रैक्शनल वैल्यूज हो तो कोशिश कीजिए कि नंबर उनके डिनोमिनेटर के एलसीएम के बराबर लिया जाए, सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। क्लियर? हमारे लिए एक्चुअल नंबर 9 हो गया और रॉन्ग नंबर 25 हो गया। आना चाहिए था 9, आ रहा है 25, तो इसका मतलब ये एक एरर है, गलती है। अब एरर कैसी है? 9 से 25 हो जाने का मतलब वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब एरर कैसी है? इंक्रीज की एरर हो गई। अब इंक्रीज कितना हुआ? तो 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट बढ़ गई वैल्यू। ओके, हमसे कहा है कितना परसेंट बढ़ गई है, इसका मतलब एरर परसेंटेज बताना है। अब परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज फाइंड करने के लिए जिसके बारे में पूछा गया है, इस एरर को परसेंटेज में पूछा गया है, इसका मतलब इसके बारे में पूछा गया है, तो 16 को रखेंगे ऊपर। अब कभी भी एरर का डेविएशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एरर हमेशा एक्चुअल वैल्यू से देखी जाती है कि एक्चुअल वैल्यू से बढ़ गया या एक्चुअल से कम हो गया। दैट मीन्स हमारा रिलेट करने वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी? एक्चुअल वैल्यू जो कितना है 9, इट मीन्स हम रिलेट करेंगे 9 से। परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो इंटू 100 कर देते हैं, ये एरर की वैल्यू होगी। क्योंकि एरर कैसा है? बढ़ने का, तो इतने परसेंट इंक्रीज का एरर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, सो 1600 डिवाइडेड बाय 9% के इंक्रीज का एरर हो जाएगा। अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 1 9, रिमाइंडर विल बी 70, 9 7 63, 9 7 63, 7/9%। दैट मीन्स इतना परसेंट इंक्रीज का एरर होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? दैट मीन्स अगर नंबर के साथ कभी भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज फाइंड करने का क्वेश्चन हो, ओके, किसी स्पेसिफिक नंबर को जोड़ने या घटाने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया और फाइनली परसेंटेज में आपसे वैल्यू पूछी जा रही हो, तो आप इनिशियल वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज दो जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का केस है, तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर को क्या एलसीएम को अपनी तरफ से नंबर कंसीडर कर लिया। ऐसा करने पर होल नंबर्स में वैल्यूज आएंगी जिनके थ्रू सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 12 liters solution of salt and water contains 7% salt. On heating this solution, 4-liter solution is evaporated. Find the percentage of remaining salt in remaining solution. Clear? That was the question. ये हमारा क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था इनिशियल सॉल्यूशन। इनिशियली जो सॉल्यूशन है, किस चीज का सॉल्यूशन है? सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। कितना दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 12 लीटर्स। क्लियर? 12 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन था। इसके अंदर हमसे कहा गया है सॉल्ट का कंटेंट, सॉल्ट मींस नमक का कंटेंट है 7%, 7% इसके अंदर नमक है, ऐसा कहा गया। अब 7% अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट का कंटेंट कितने में से? 12 लीटर में से, इट मींस 12 लीटर, तो ओवरऑल इतना लीटर होना चाहिए। तो 7/100 into 12 लीटर, 12 7 84 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.84 लीटर हमारे पास इसके अंदर सॉल्ट है। दैट मीन्स 12 लीटर मिश्रण के अंदर जो हमारा घोल है उसके अंदर 0.84 लीटर नमक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। अब हमसे कहा गया है कि इस सॉल्यूशन को हीट किया गया, ऑन हीटिंग गर्म किया गया, इस घोल को गर्म किया गया। अब गर्म करने पर हुआ क्या? इसमें से 4 लीटर घोल भाप बनकर उड़ गया। 4 लीटर सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, 4 लीटर सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, इतना भाप बनकर उड़ गया। अगर इतना सॉल्यूशन इवेपोरेट हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना रह गया? रिमेनिंग सॉल्यूशन 12 लीटर था जिसमें से 4 लीटर उड़ गया, तो हमारे पास बचा 8 लीटर सॉल्यूशन। हमसे कहा गया है कि रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट है, तो बचे हुए सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट का परसेंटेज कितना रह गया वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। तो हमारे पास बचा हुआ सॉल्ट कितना हमें ये निकालना पड़ेगा, तो रिमेनिंग सॉल्ट कितना हमें वो भी चाहिए होगा। रिमेनिंग सॉल्ट, बचा हुआ नमक हमारे पास कितना है। सॉल्ट के रिगार्डिंग अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाए। सॉल्ट के रिगार्डिंग सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है, इसका मतलब नमक का वाष्पीकरण नहीं होता। अगर नमक इवेपोरेट ही नहीं होता तो शुरू में जितना कंटेंट रहा होगा बाद में भी उतना ही कंटेंट बना रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। दैट मीन्स सॉल्ट को सॉल्यूशन इवेपोरेशन के बाद भी, घोल के भाप बनकर उड़ जाने के बाद भी नमक का कंटेंट हमारे पास 0.84 लीटर ही बना रहेगा। क्लियर? इसका कंटेंट हमारा चेंज नहीं होगा।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घरों में हम लोग जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो सब्जी बनाते समय क्या करते हैं, सब्जी के अंदर नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको पकने के लिए ढक्कन लगा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद जब हम ढक्कन उठा के देखते हैं तो उसके नीचे चारों तरफ वाटर की ड्रॉपलेट्स बनी होती हैं, पानी की बूंदें भाप बनकर उस पर चिपकी हुई होती है। उस वाटर ड्रॉपलेट को अगर कभी आप टेस्ट करके देखें तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो प्योर वाटर होता है, जबकि सब्जी के अंदर नमक भी पड़ा होता है। तो फिर उस पानी के अंदर नमक क्यों नहीं है? क्योंकि नमक का वाष्पीकरण नहीं होता, केवल पानी ही वाष्पीकृत होता है, केवल वाटर का ही इवेपोरेशन होता है, सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है। इसलिए उस वाटर ड्रॉपलेट में हमें नमक का स्वाद नहीं आता है। क्लियर? जो सॉल्ट का टेस्ट है वो नहीं होता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन के बाद भी सॉल्ट का कंटेंट उतना ही बना रहेगा जितना पहले था। ओके, हमारा क्वेश्चन ये था कि बचे हुए घोल में बचे हुए नमक का प्रतिशत कितना है वो आइडेंटिफाई करो। दैट मींस इसके बारे में पूछा गया है और इससे रिलेट करना। तो रिमेनिंग सॉल्ट परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग सॉल्ट, बचे हुए नमक का बचे हुए घोल में प्रतिशत बताना। तो इसका मतलब इसके बारे में तो पूछा गया 0.84 लीटर, इसके बारे में पूछा गया, किससे रिलेट करना, बचे हुए सॉल्यूशन से। तो बचा हुआ सॉल्यूशन है 8 लीटर, परसेंटेज निकालने जा रहे हैं तो इंटू 100%, ये हमारी वैल्यू होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं जितना भी आता है, 00 कैंसिल, 8 से डिवाइड करना, 8 1 8, 0.5%। इसका मतलब सॉल्ट का परसेंटेज 10.5% हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके दोबारा से रिजॉल्व करके या फिर आपको प्रॉपर्ली समझाने की अगेन कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 25% and the denominator is increased by 125%, the fraction becomes 7/39. Question है, what is the 40% of the original fraction? Clear students? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पूछा गया है कि एक भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया गया, जबकि उसके हर को 125% बढ़ा दिया गया, जिससे भिन्न का मान 7/39 हो जाता है, 7/39 हो जाता है। What is the 40% of the original fraction? मूल भिन्न के 40% का मान बताओ, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन कहा गया भिन्न, और फ्रैक्शन में दो वैल्यूज होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट मींस अंश और हर। अब क्वेश्चन में एक्चुअल जो हमारा फ्रैक्शन है उसका ना तो हमें न्यूमरेटर पता है ना ही डिनोमिनेटर पता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं पता है। चलिए मान लेते हैं x एंड y, हमने दोनों को कंसीडर कर लिया, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y कंसीडर कर लिया। ऐसा क्यों? हमने यहाँ नंबर कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे फाइनल क्वेश्चन परसेंटेज में फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है। क्लियर? तो ऐसे केस में हम फ्रैक्शनल वैल्यूज के रिगार्डिंग अगर अल्फाबेटिकल टर्म्स लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। क्लियर? इसलिए हम अल्फाबेटिकल टर्म्स लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो भी था उसके न्यूमरेटर को कितना परसेंट, 25% रिड्यूस करना है। अब कोई भी वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दें तो कोई भी वैल्यू मैथमेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग 100% होती है। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि किसी वैल्यू को 40% कम कर दो तो कितना रह जाएगा? डेफिनेटली 60%। कैसे? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 100% थी, 40% आपने कम किया तो कितना रह गया? 60% रह गया। इट मीन्स कोई भी वैल्यू, चाहे वो एक होल नंबर हो, चाहे वो एक फ्रैक्शन हो, अल्फाबेटिकल टर्म हो, डेसिमल नंबर हो, ओरिजिनल वैल्यू अपने आप में 100% होती है। क्लियर? ऐसे ही हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी अपने आप में 100% है, डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% है। न्यूमरेटर अगर 100% है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि न्यूमरेटर को 25% कम करना। अगर ये 100% है, इसको 25% कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 75% रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में कहा गया है कि डिनोमिनेटर को 125% बढ़ा दीजिए, दैट मींस डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 125%। हर को 125% बढ़ा दो। अब डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% है, इसको 125% बढ़ाना है। 100 पहले से 125 आप बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा? 100 पहले से 125 आप बढ़ा रहे हो तो 225 हो जाएगा, दैट मींस इतना परसेंट हो जाएगा। ऐसा करने पर ये हमारा नया फ्रैक्शन बन गया, नई भिन्न हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि नई फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 7/39। ये हमारे नई फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई। क्लियर? तो यहां से ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है,
75, 25 3 and 25 9 1/3। सो x अपॉन y की वैल्यू हमारी हो जाती है 7/39 के मल्टीप्लाई में जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाय 1। ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। लेकिन हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं पूछा, मूल भिन्न नहीं पूछा है। हमसे कहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन के 40% की वैल्यू बताओ कितना है। मूल भिन्न का 40% कितना है, तो 40% ऑफ x अपॉन y, ये हमसे पूछा गया। 40% मीन्स 40/100 इंटू 7/39 इंटू 3/1। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 40% ऑफ x अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है, 0 कैंसिल, दैट इज 3 1 3 2 and 5, that is 7 2s are 14/13 5s are 65। इट मीन्स हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y के 40% की वैल्यू 14/65 हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आज हमने परसेंटेज के रिगार्डिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग बात की। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम परसेंटेज के स्पेसिफिक फॉर्मेट के रिगार्डिंग डिस्कस। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के इतने प्यार देने, आप लोग के हमारे चैनल को इतना पसंद करने, हमारे वीडियोस को लाइक करने की वजह से हम आप लोगों के साथ और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, और आपको आपके प्रोत्साहन की वजह से ही हम अब फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर आपके साथ कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए, साथ में यूट्यूब के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, साथ में नेक्स्ट संडे से हम एक स्पेशल एक्टिविटी लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो है लाइव क्लास। एवरी संडे हम एक स्पेशल संडे क्लास रखेंगे, लाइव क्लास रखेंगे, जो टॉपिक ऑन डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगी। दैट मीन्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। ओके, उस टॉपिक को ही हम संडे संडे स्टार्ट किया करेंगे। क्लियर? एक बात और, साथ में आप लोगों के लिए जो संडे स्पेशल क्लास की टाइमिंग का इंफॉर्मेशन है वो हम आपको फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमें केवल इतना बताइए कि आप लाइव क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। हम नेक्स्ट संडे क्लास से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका संडे स्पेशल क्लास लाइव क्लास के थ्रू स्टार्ट हो। क्लियर? आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।